बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम केस की समाअत थी। 39 मिनट की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस केस में जो सलाउद्दीन एडवोकेट साहब अदालत के सामने आए, उनके आने से तासुर ये मिला कि वो शरीफ ख़ानदान की प्रॉक्सी के तौर पर सामने आए हैं। गो के सलाउद्दीन साहब एक लायक वकील हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन मसला ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी ये बात की है। जो मैंने ट्वीट्स किए थे, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कही, और एक एक बात अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की मैं आपके सामने रखता हूँ। ये क्यों ये सवाल हो रहा है? क्योंकि शरीफ ख़ानदान का माजी ये बताता है कि वो हमेशा से इस तरह से प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, वो अपनी प्रॉक्सीज को अदालतों में भेजते हैं। जहाँ तक कि एक केस के दौरान मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स जो इन्होंने जनूबी पंजाब में जो है वो मुंतकिल की थी, जो केस जीता था जहांगीर तरीन साहब की जानिब से एतजाज़ अहसन साहब ने, वो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो किसानों के नाम पर एक तगड़ा वकील जो है वो सामने आया। तो साकिब निसार साहब ने कहा कि हमें सब पता है कि परसों आपकी कहाँ पर, जब पता निकाल आपकी कहाँ पर और किस वक्त किसके साथ मुलाकात हुई है, तो हमें सब पता है। यानी वो शरीफ ख़ानदान की प्रॉक्सी के तौर पर किसानों के वकील बन के सामने आ गए थे। फिर अटॉर्नी जनरल ने भी हवाला दिया उन 16 एंकर्स का जो कि नवाज शरीफ की तकरीर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। अब मसला यह है कि मैंने जब ये ट्वीट्स किए तो एक यंग वकील हैं ताज साहब, वो आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि आप कैसे जो है वो सलाउद्दीन साहब पे बात कर सकते हैं, सलाउद्दीन साहब कभी मरियम से नहीं मिले, आपने उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया है। मैं वही बात करूँगा जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कही है कि तासुर यही जा रहा है कि वो शरीफ ख़ानदान की प्रॉक्सी के तौर पर आए हैं, लेकिन जिस तरह से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल दिए वो बहुत ही शानदार थे, बहुत ही कमाल थे। और मैं ये समझता हूँ काश के लाइव ये प्रोसीडिंग दिखाई जाती टीवी चैनल्स पे तो पता चलता है कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अदालत के सामने रखे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब, जिनको अदालत ने प्री एडमिशन नोटिस किया था कि पहले अगर बताएं कि क्या ये दरखास्त काबिल समाअत है भी या नहीं, आप हमें इस हवाले से हमारी मुआमलत करें। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि दरखास्त गुजार आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। इस रेमेडी में पहली शर्त नेक नियत ही दिखाना है। कोवरांटो के केस में भी ये अदालत करार दे चुकी है कि इस अदालत को किसी भी गैर मुतल्लका मकासद के लिए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक तासुर पैदा हो सकता है कि ये पिटीशन प्रॉक्सी की जानिब से है। अवाम में एक तासुर जा सकता है कि दरअसल ये किसी और का केस है। ये उसी तरह की दरखास्त है जैसे एक शख्स की तकरीर के मामले पर आई थी, वही नवाज शरीफ साहब की तकरीर के लिए ये ख़वातीन एंकर्स और मेल एंकर्स ये सारे चले गए थे कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत इस पिटीशन को देखे तो इस मुअज़्ज़ज़ अदालत को वो सब भी याद आ जाएगा कि कैसे वो आए थे सिविल सोसाइटी के चंद मेम्बरान, एनजीओज़ ने इस अदालत में आकर एक मखसूस शख्स से मीडिया में आने के लिए रिलीफ मांगा था, यानी नवाज शरीफ के लिए मीडिया पर आने के लिए रिलीफ मांगा था। फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त ये सवाल भी उठा था कि आप किसका केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह की परसेप्शन पैदा हो कि दरखास्त गुजार को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये परसेप्शन मौजूद है कि दरखास्त गुजार को किसी और के मकसद के लिए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पिटीशन का पैराग्राफ नंबर 5 बहुत आम है। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब क्यों समझते हैं कि सलाउद्दीन साहब जो है वो किसी की प्रॉक्सी के तौर पर आए हैं, शरीफ ख़ानदान की प्रॉक्सी के तौर पर आए हैं, उसकी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और ठोस जो है वो वजूहात बयान किए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं दोबारा उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये परसेप्शन हकीकत भी हो लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी गेम चल रही है। ये अदलिया पर चढ़ाई, हमले और इसे हरासा करने का सीज़न है। अदलिया को दबाव में लाने के लिए हर तरह से कोशिश हो रही है। कभी वीडियो लीक्स होती हैं तो कभी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं। इसलिए इस बात का इम्कान है कि ये दरख्वास्त उसी का तसलसल हो। मैं इम्कान के लफ्ज़ पर जोर देता हूँ, गालबन नहीं कह रहा। मुझे इस पिटीशन के पैराग्राफ नंबर 5 से ये परसेप्शन मिली। पिटीशन का पैराग्राफ नंबर 5 कहता है कि हालिया वाक़यात की एक सीरीज़। इस पैराग्राफ में लफ्ज़ हालिया अहम है। हालिया वाक़यात की एक सीरीज़ का मकसद लोगों की नज़र में अदलिया की साख, आज़ादी और शोहरत को नुकसान पहुँचाना है। ये बहुत ही अहम मकसद है। अदलिया की साख, आज़ादी और शोहरत को नुकसान पहुँचाने का पहला वाक़या 2017 में बयान किया गया है। यानी वो ये कहते हैं कि 2017 में ऐसा पहला वाक़या हुआ सलाउद्दीन साहब जिससे अदलिया की साख मुतासर हुई है। ये पनामा के तनाजुर में बात हो रही है, जब वो JIT बननी थी और ख़बरें लगाई गई कि व्हाट्सएप कॉल और वो सारी चीज़ें। तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अदलिया की साख क्या 2017 में पहली बार मुतासर हुई है। फिर एक एक वाक़या उन्होंने बयान किया कि कब कब अदलिया की साख जो है वो मुतासर हुई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि दरखास्त गुजार सलाउद्दीन साहब ये कहते हैं कि पहला वाक़या 28 अप्रैल 2017 को हुआ था। इससे लगता है कि दरखास्त गुजार का केस यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या यही 2017 का था, जिसका मकसद अदलिया की साख, शोहरत और आज़ादी को नुकसान पहुँचाना था। 28 अप्रैल 2017 को ये कहते हैं ये वाक़या हुआ।
ये पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में ये बात है। दरखास्त गुजार के मुताबिक अदलिया की साख से मुतालिक पहली परसेप्शन 28 अप्रैल 2017 को हुई। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को कैंसर हो तो और उसके आखिरी हिस्से को एक्सरसाइज करने से कैंसर नहीं जाएगा। एक और वज़ीर आज़म भी था जिसे इंतहाई मशकूक और सवालिया ट्रायल के बाद अदालत के हुक्म से फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी ये जो चीज़ें लेके आए हैं वो सिर्फ ये तासुर दे रही है कि एक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निकाल दिया गया था, उसके साथ ज्यादती हुई। उन्होंने कहा एक और भी वज़ीर आज़म था जिसके साथ ज्यादती हुई थी, जिसे सवालिया ट्रायल के जरिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भुट्टो की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भुट्टो को फांसी देना अदलिया की साख को मुतासर करता है। उसने अदलिया की साख को मुतासर किया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया गया तो उसे बहाल नहीं किया गया, जबकि एक और वज़ीर आज़म की हुकूमत को उन्हीं ग्राउंड पर बहाल कर दिया गया था। ये बात हो रही है कि बेनज़ीर की हुकूमत जिस बुनियाद पर गिराई गई, जब बेनज़ीर अदालत में जाती है तो बहाल नहीं किया जाता, लेकिन उसी ग्राउंड पर जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई जाती है वो अदालत में जाते हैं तो उनके हक में फैसला आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि एक इल्ज़ाम था कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को हटाने के लिए पैसों से भरे ब्रीफ केसेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाए गए। वकला की तहरीक किस लम्हे की वजह से तहरीक बनी? फिर वो कहते हैं कि पहला वाक़या 28 अप्रैल 2017 को नहीं हुआ था। मुझे दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतलिक इब्तदाई दलाइल देने हैं। उन्होंने कहा कि अपनी नेक नियति को ज़ाहिर करने के लिए मैं दरखास्त गुजार से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी पिटीशन में तरमीम करें। बहस होनी चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई थी। एक वज़ीर आज़म को जलावतनी में जाने दिया गया, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़काना में अपनी कब्र में हैं और उन्हें बरी भी नहीं किया गया। यानी नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाता है और नवाज शरीफ को ढील देकर उसके साथ मुकमुका करके और उसको तो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन भुट्टो को फांसी चढ़ाया जाता है और उसको कोई भी उसके साथ कोई उस तरह की डील नहीं की जाती, यानी उसको उस तरह से डील नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरी क्यों नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के लोग ये क्यों ना जानें कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बहाली और नवाज शरीफ की हुकूमत की बहाली में क्या फ़र्क है। एक मखसूस किस्म के हालात में इतना ख़ास क्या था। वो बेनज़ीर भुट्टो ने तो चमक का इल्ज़ाम लगाया था। ये चमक किस चीज़ से मुतलिक थी? क्या इससे अदलिया की साख पर असर पड़ा? इसलिए हाफ़ज़े कम ना रखें। बात करनी है तो फिर शुरू से आगाज़ करना होगा। वाज़े तौर पर तारीख तमीज़ुद्दीन केस तक जाती है, लेकिन कई किरदार अब जा चुके हैं। अब वहाँ से शुरू करना होगा जहाँ तमाम किरदार जिंदा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कि देखें वो जो कई किरदार जो अदलिया की साख को मुतासर करने वाले हैं, अदलिया को करप्ट करने वाले हैं, अदलिया पे हमले करने वाले हैं, अदलिया को वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ किरदार अभी जिंदा हैं। चलें, उनका तो कुछ नहीं हो सकता जो कब्रों में चले गए, उनसे शुरू करें जो अब जिंदा हैं, उनसे शुरू करें। और वो क्या है? उन्होंने कहा कि बात फिर करनी है तो फिर फ़ोन कॉल से शुरू करें कि कैसे एक वज़ीर आला एक हाजिर सर्विस जज को फ़ोन करते हैं। ये मलिक कयूम साहब की कॉल की बात हो रही है जो शहबाज शरीफ ने की थी और सैफ रहमान ने की थी। फ़ोन कॉल करने वाले बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा दिलवाना चाहते थे। फैसले को तो कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन कॉल करने वाले शख्स के लिए क्या नताइज थे? यानी मलिक कयूम वो भी नौकरी से फारिग हो गए। बेनज़ीर और जरदारी साहब को सजाएं हुई, वो भी उनकी सजाएं ख़त्म कर दी गई। लेकिन जो असल कॉल करने वाले थे नवाज शरीफ और सैफुर रहमान, जो शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान साहब जो मरीम साहबा के बेटे के ससुर हैं, उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ कुछ नहीं किया गया। और यही एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि ये सिस्टम के लाडले हैं। हमेशा एतजाज़ लोगों ने इनके साथ इनको मोहब्बत दिया है, प्यार दिया है। और एतजाज़ हसन साहब उसकी वजह ये भी बताते हैं कि ये वाहिद पार्टी है मुस्लिम लीग नून जिन्होंने बड़ी तादाद में जजेस को सेनेटर बनवाया, ओहदे दिए, सदर, गवर्नर। तो फिर जजेस को ये पैगाम देते हैं कि भाई हमारे साथ बना के रखोगे तो मौजें होंगी तुम्हारी। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि अदलिया की साख क्या होगी अगर हम सिर्फ SCCP के मेंबर की तैनाती को उठाएं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मखसूस वाक़यात पर बात करें और बाकी पर हम अपनी नज़रें बंद कर लें। अगर ईमानदाराना और पूरा एहतसाब हो तो फिर गलत को गलत कहें। मैं किसी खास वज़ीर आज़म या हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मेरे नज़दीक अवाम का नुमाइंदा होने की वजह से हर वज़ीर आज़म इज़्ज़त और वक़ार के काबिल होता है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो फोरम है जहाँ पर हम बहस करें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को विंडिकेट करें? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए उन लोगों को कटहरे में लाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले के पीछे थे? कुछ लोगों को तो जलावतनी में भेज दिया जाता है, लेकिन भुट्टो को कब्र में भेज दिया जाता है। दरखास्त गुजार की तरह अच्छी साख के हामिल अफराद से यह तवक्को करूँगा कि वो अपनी पिटीशन में तरमीम करें। दरखास्त गुजार तमाम हक़ाइक़ को लाएँ और तमाम जिंदा किरदारों को लाएँ, उनके नाम लिखें। दरखास्त गुजार जो सलाउद्दीन साहब को बार बार कह रहे हैं कि ऐसे ज़ाहिर ना करें कि वो उन नामों को नहीं जानते। एक मुकम्मल बहस होनी चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज़ करना और एक मखसूस चीफ जस्टिस को बदनाम करने के लिए प्रॉक्सी की हैसियत से आना मुनासिब नहीं। जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो दुनिया में है उनसे हिसाब शुरू किया जाए। अदलिया की साख मुतासर करने वाले बहुत से प्लेयर्स अभी जिंदा हैं। सूट केसेस और पैसों से भरे बैग्स को मुबैना तौर पर ट्रांसपोर्ट किया गया। यह पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया था।
पाकिस्तान के हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के खिलाफ 2 जजेस ने कोवरांटो की रिट क्यों जारी की थी? उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार तरमीम करके मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ पिटीशन लाएं। आप अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर इनकी यादाश्त कमज़ोर है, मैं पिटीशन तैयार कर देता हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि कौन कौन से वाक़यात हैं, मुझे सब याद हैं कि अदलिया को साख मुतासर करने वाले कौन कौन से वाक़यात हुए हैं। इस पर सलाहुद्दीन एडवोकेट साहब ने कहा, आप बेशक 3-4 कमीशन बना लें। अगर हुकूमत मलिक क़य्यूम के केस में कमीशन बनाना चाहती है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप बनाएं कमीशन। जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है तो उसमें तो एक जज चीफ जस्टिस भी बन गए थे, उनके इंटरव्यूज़ भी ऑन रिकॉर्ड हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये सलाहुद्दीन साहब कह रहे हैं, तो गालिबन हुकूमत की तरफ से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भी फाइल हुई थी जो कि अभी तक ज़ेर इल्तवा है। ये भुट्टो से मुतल्लिक रेफरेंस की बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी ने भेजा था। उस पर वो कहते हैं कि उस रेफरेंस के हवाले से अटॉर्नी जनरल कर दें दरखास्त के ओपन कोर्ट में हेयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट अतर मुल्ला साहब ने कहा कि अगर हम दरखास्त को काबिल इस्तेमाल करार दे भी दें तो फिर तो हम किसको हुक्म देंगे? आप क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन साहब से पूछा। उन्होंने कहा कि जो सामने आने वाली चीज़ें हैं उनका सोर्स क्या है, यानी ये जो ऑडियोज़ हैं, ये चीज़ें हैं, वीडियोज़, इनका सोर्स क्या है? क्रेडिबल सोर्स है क्या इनकी कोई साख है? फेक ऑडियोज़, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि फेक ऑडियोज़ पर आगे बढ़ना बहुत ही नाकाबिले भरोसा रास्ता है। अगर हम इस राह को ले लें तो ये ख़त्म नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने कहा कि आज सुबह के अखबार उठा लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट अदलिया के बारे में रिपोर्ट हुई है, जैसे चंद लोगों ने रीट्वीट भी किया है। जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ट्वीट नहीं करते, बयानात नहीं देते, एक डॉक्टर्ड वीडियो रिलीज होती है और सब उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये वीडियोस का सीजन है, हर आदमी दावा कर रहा है कि मेरे पास 4 वीडियोस हैं। हम इस मुल्क और इसके इदारों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तमाम कमजोरियों के बावजूद यही वो अदालत ही वो इदारा है जो रिलीफ देता है और देता रहेगा। हम जब अगवा हो जाते हैं कहीं नहीं जाते, इधर आते हैं, जब गिरफ्तार होते हैं इधर ही आते हैं। आपने ये इतनी, फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो हिस्ट्री बताई है, इस हिस्ट्री में अगर ये पिटीशन में तरमीम कर भी लें तो कोर्ट क्या करेगी? यानी अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जो कह रहे हैं पुराने वाक़यात को भी फिर आप ऐड करें, अगर ये ऐड करके ले भी आते हैं तो फिर हम इसका पिटीशन का करेंगे क्या? इसका रास्ता क्या है? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि आप ये पिटीशन पार्लियामेंट को भेजेंगे। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां पर इस पर बहस होनी चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। यही फिर ये उन्होंने कहा बहस पार्लियामेंट में होगी। सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि यही मसला है कि जब एहतसाब की बात की जाए तो कहा जाता है कि 70 साल पहले से शुरू करें वरना ना करें। और उन्होंने कहा कि अदलिया को जो है वो लाइन खींचनी होगी कि कहीं ना कहीं से तो हिसाब शुरू करना होगा। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील चल रही है जिसके लिए पूरी अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। ये मरियम के केस का हवाला दे रहे हैं कि उस एक केस पर असर अंदाज होने के लिए पूरी अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि सर पॉइंट यह है कि जहाँ तक सियासी जमातों का मामला है तो ये नून लीग तक महदूद नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी किया है, पीटीआई भी ने भी किया है कि अक्सर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनको प्रोपगेट किया जाता है, उन्हें मीडिया में बोला जाता है, बार बार दोहराया जाता है, अदलिया को बदनाम कर दिया जाता है। और हमने देखा है कि तमाम जमातें ये करती हैं कि अवामी राय के लिए अदालतों को बदनाम किया जाता है और ये जानने के लिए अदालत जाने की कोई ज़हमत नहीं करता कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सियासी मकासद होते हैं। अतर मुल्ला साहब ने कहा कि जब अदलिया पर ऐसे हमले हो रहे हों तो उस वक्त ऐसी तो अदलिया की तो ये बताएं कि क्या उनको अदलिया को डिफेंड किसने करना होता है? एक आज़ाद बार होती है क्योंकि अदलिया इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, और फिर आज़ाद मीडिया, दोनों किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये दोनों किरदार अदा कर रहे हैं, आज़ाद मीडिया और बार? तो सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि ये पिटीशन इस प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर मैं इल्ज़ामात लगाता रहूँ लेकिन मैं इन इल्ज़ामात की सदाकत को कहीं भी मालूम कराने की इजाज़त नहीं देता। अतर मुल्ला साहब ने कहा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैनचेस्टर में आपके 2 फ्लैट्स हैं? लोग ये चीज़ें मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं। तो अब क्या मेरे पास क्या मैं फिर इंक्वायरी का हुक्म दे दूं? मुझे क्यों बाबर कराना चाहिए? लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं सोचते रहें। एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके केस में कुछ ऑडियोज़ हैं, कोई नहीं जानता कि ऑडियोज़ कहाँ हैं, ये कैसे बनाई गई। आजकल वीडियोज़ और ऑडियोज़ के हवाले से टेक्नोलॉजी एडवांस है, ये बन भी सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अदालत को बहुत मोहतात होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर कोई किसी का ऑडियो बना ले और वो तस्लीम करे कि मैंने एक क्राइम किया है, एक शख्स का कत्ल किया है, तो इस तरह से तो नहीं होगा कि उसको फिर फांसी लगा दिया जाएगी, इसने वाकई कत्ल किया उस बंदे ने जिसकी वो ऑडियो और वीडियो है। यहाँ हमें बहुत मोहतात होना होगा क्योंकि हमारे पास ज़ेर इल्तवा अपीलें हैं कि मरियम की अपीलें यहाँ पे पेंडिंग हैं और ये मामला बरह रास्त उसके ऊपर असर अंदाज होगा। हमें बहुत मोहतात होना होगा। अतर मुल्ला साहब ने 2 प्रिंट थे जो अतर मुल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब की तस्वीरें हैं कि वो बाहर गए थे और गाड़ी में बैठे और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि अतर मुल्ला साहब के साथ यूके का मुस्लिम लीग नून का अहदेदार है। तो उन्होंने कहा अब ये तस्वीर चल रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है इस पर बात करने के लिए, इंक्वायरी कराने की, लोग प्रोपेगेंडा करते रहे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि सर जो आपने अपीलों की बात की
मेरी सबमिशन है कि तमाम चीज़ें घूम फिर कर एक केस के गिर्द घूम रही हैं। ये एक प्रॉक्सी है। ये 16, उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि 16,000 मुलाजमीन को निकाल दिया गया, 16,000 खानदान तबाह हुए हैं, उसके बारे में तो कोई वीडियो नहीं आई। सैकड़ों लोगों की ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है, कोई वीडियो कभी नहीं आई। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, हर एक के पास उसकी वीडियो मौजूद है। हर तरह की प्रॉक्सी, कभी कोई हलफनामा आ जाता है, कभी कोई पिटीशन आ जाती है कि कमीशन कायम करें। यह प्रॉक्सी वार है। यह अदालत एक केस से मुतालिक मखसूस मकासद के हसूल के लिए खुद को इस्तेमाल न होने दे। जहाँ जाने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही, इसमें ले वहाँ उन्होंने कहा कि अदालत में लेके आए ये ऑडियो वीडियो, उन्होंने कहा लेके जाए अदालत में हलफनामे, लेकिन अदलिया पर ये प्रॉक्सी वार अदलिया के साथ ना खेली जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर, बार में तकरीर हुई थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, हमारी मेहरबानी है कि 10 गज का फासला हम क्रॉस नहीं कर रहे, तो क्या ये कि हम चीफ जस्टिस के कमरे में नहीं पहुंच रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जज बैठे होते हैं तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, फिर क्या होता है? बार एक करारदाद मंजूर करती है कि यह गलत है। पाकिस्तान बार कौंसिल का पहला काम अपने वकला को डिसिप्लिन करना है। पिछले 5 साल में बता दें कि किसने केसेस में उन्होंने डिसिप्लिन कायम किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ तो ये पिटीशन चली गई कि वकला बेगुनाह हैं और उन पर जुल्म किया जा रहा है। तो उस पर सलाउद्दीन साहब ने कहा कि अगर बार एसोसिएशन की जानिब से जो कुछ किया गया उसके लिए आप मुझे जवाबदेह ठहरा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी काबीना, वफाकी काबीना की जानिब से अदलिया के खिलाफ कभी भी जो कुछ कहा जाता है उसके पर जवाबदेह आप हैं, आप जिम्मेदार हैं। और फिर मामला वज़ीर आज़म से शुरू होगा जो अदलिया और के बारे में बयान देते हैं। अतर मुल्ला साहब ने कहा, मैंने यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप दोनों सेम पेज पर हैं, आप हमारे एहतसाब चाहते हैं और लेकिन फ़ौरन ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वो वहाँ पार्लियामेंट होना चाहिए, वहाँ ये जो है ये मामला जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने कि ये वो मामला है, ये क्योंकि वो राना शमीम वाला, तो उन्होंने कहा कि राना शमीम के ऊपर तो अदालत जो है वो नोटिस ले चुकी है। सलाउद्दीन साहब ने कहा कि अदालत ने उस पर भी तो नोटिस लिया ना और तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू की। लेकिन अतर मुल्ला साहब ने कहा कि वहाँ हलफनामा देने वाला कहता है कि हलफनामा मैंने दिया है। सलाउद्दीन साहब ने कहा तो कि ये तो बाद में उसने कहा ना। अतर मुल्ला साहब ने कहा कि नहीं, जो रिपोर्ट हुआ था उसमें भी लिखा हुआ था कि वो ये कह रहा है कि जी मैंने हलफनामा दिया है, तो इसके ऊपर हमारे पास ग्राउंड्स मौजूद थी सॉलिड, जिसकी वजह से हमने उसको आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, क्या वो ऑडियो आपके पास है? उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा क्या वो ऑडियो क्रेडिबल है? उन्होंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा कि जो उस ऑडियो से मुतासर अफरीक हैं, क्या वो अदालत में आए हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको फिर फोरम पे जाना चाहिए, जो फोरम है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि सर यही तो मेरा एतराज़ है कि जो अग्रीव्ड पर्सनस हैं वो मोस्ट वेलकम आए, वो आए और कहें कि ये हमारे साथ मसला है, लेकिन प्रॉक्सी वार कोई नहीं लड़ सकता। सलाउद्दीन साहब ने कहा कि 2 अलग अलग इश्यूज़ को मिक्स किया जा रहा है, एक ऑडियोज वीडियोज़ हलफनामे वगैरह का एक मखसूस ट्रायल या अपील पर असद अंदाज़ ने कहा है मेरा जो है वो बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा इल्ज़ाम है अदलिया पर अवामी एतमाद का। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए कि ये सच्ची हैं झूठी हैं, और मेरा तो ये केस है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती रहती हैं, जजेस को सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए, ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, किसी पटिशन के लिए माकूल ग्राउंड्स होनी चाहिए, जिस चीज़ पर भी आप इंसार करते हैं बादी नज़र में उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो सलाउद्दीन साहब ने कहा कि सर पहले तो सवाल है पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी का, अगर मैं थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेता हूँ तो उसके बाद इस पिटिशन को अलाउड किया जाता है या नहीं किया जाता, वो बात की बात है, फिर आप इन चीज़ों को ज़ेर गौर लाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि आपने कोई ऐसी इस्तदा नहीं की जिस पे ये अदालत हुक्म दे, और लेकिन हम अगली समात पर देखते हैं कि मामला जो है वो किस तरह आगे बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। ये 39 मिनट की समात के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बहुत ज़बरदस्त दलाइल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, जो परसेप्शन है कि सलाउद्दीन साहब जो है वो प्रॉक्सी बनकर आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सलाउद्दीन साहब जो कि एक बहुत अच्छे वकील हैं, उनके बड़े इज्जत एहतराम है, उन्होंने अपने करियर के ऊपर एक ऐसा दाग लगा लिया है जो कभी भी नहीं मिट सकेगा कि वो एक ख़ानदान को, शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये प्रॉक्सी बनकर अदालत में आ गए थे। उनको काश कि वो ये ना आते। बाकी इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।